हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रामसर साइट्स के बारे में जानेंगे और रामसर साइट्स क्या होती हैं, कहाँ स्थित है और भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो तक अंत तक देखें ताकि आपको रामसर साइट्स के बारे में जीरो से पूरी भी इंफॉर्मेशन हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी एक रूपरेखा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रामसर साइट्स के बारे में सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। इसके बाद जो रामसर कन्वेक्शन है, जिसके तहत रामसर साइट्स को घोषित किया जाता है, रामसर साइट्स को एक तरह से अनाउंस किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम आर्द्र भूमियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें ही एक तरह से रामसर साइट्स कहा जाता है। और भारत और विश्व में रामसर स्थलों की स्थिति देखेंगे, कितने भारत में है, कितने विश्व में है। भारत के परिदृश्य से हम ज्यादा इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये हमारे इंडिया के लेवल की है, विश्व के लेवल के हमें उतना ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। वहीं इसके महत्व के बारे में देखेंगे और जो रामसर साइट्स है उनके लिए क्या क्या संभावित खतरे हैं, और अगर खतरे हैं तो इनके संरक्षण के लिए क्या क्या पहल की जा रही है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार रामसर साइट्स होती क्या है। तो रामसर साइट्स एक आर्द्रभूमि साइट होती है जिसे रामसर कन्वेक्शन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया जाता है, जिसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तो अगर एक तरह से हम बात करें कि कोई भी दलदली एरिया या फिर जो गीली जमीन है, उसे ही रामसर साइट्स के रूप में कहा जाता है। और रामसर मान्यता दुनिया भर में आर्द्रभूमि की पहचान करना जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के हैं, खासकर अगर वे जल पक्षी या फिर जहां पास कह सकते हैं कि 180 प्रजातियां की पक्षियां लगभग आते हैं, तो उन्हें आवास प्रदान किया था, उसे ही हम रामसर साइट्स का दर्जा देते हैं। और यह 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल पर एक संधि की गई थी, जिसके माध्यम से इसे रामसर साइट्स का नाम दिया जाने लगा। और इसी के उपलक्ष्य में 2 फरवरी 1971 से, यानी 2 फरवरी को हम कह सकते हैं कि 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष, 1971 नहीं कह सकते कि 2 फरवरी 1971 को रामसर में एक संधि हुई थी, इसीलिए 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व का पहला जो रामसर स्थल है वह कोबर्ग प्रायद्वीप है। 1974 में इसे घोषित किया गया था और यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों, अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में कि आखिरकार ये क्या होता है, तो रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि पर एक कन्वेंशन है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में आयोजित किया गया था। अब अगर बात करें रामसर कन्वेंशन में होता क्या है, तो रामसर कन्वेंशन में होता है कि कोई भी आर्द्र भूमि जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की है, अगर वह पक्षियों को आवास प्रदान कर रही है, हमारे इकोसिस्टम या जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसे रामसर स्थल के रूप में इस रामसर कन्वेंशन के माध्यम से घोषित कर दिया जाता है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों और उसके संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। इस कन्वेंशन के लिए बातचीत 1960 के दशक से शुरू हुई थी, जिसमें विभिन्न देश और एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन के द्वारा आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण के लिए बातचीत शुरू की गई थी। जब यह 1975 को लागू हुआ था, 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था, तब इसे काफी देशों के द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि 1960 के दशक से इसमें बातचीत होना शुरू हुई, 1971 में आकर के ये कह सकते हो कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाने लगा, और 1975 में जब सभी देश इस चीज से एग्री हुए तब इसे लागू कर दिया गया। और अगर भारत में बात की जाए तो वर्तमान समय में 85 रामसर स्थल सूचीबद्ध हैं। अगर हम देखें एक रामसर कन्वेंशन कैसे हुआ था, तो 1962 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसे वेटलैंड के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी बोला जाता है। इसके बाद काफी ज्यादा निगोशिएशन हुआ, वाद विवाद हुआ, लोगों जो विभिन्न देश है वेटलैंड या आर्द्र भूमि के लिए बातचीत की। इसके बाद 1977 में 18 नेशन इससे एग्री हुए, यानी 18 जो देश है इसमें एग्री हुए कि हाँ, वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 1974 में ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया एक पहली कंट्री थी जिसने इस कन्वेंशन को लागू किया, और 1974 में पहला रामसर साइट्स उन्होंने
वो किया, कोबर्ग पेनिनसुला या कोबर्ग प्रायद्वीप। इसके बाद अगर बात करें रामसर कन्वेंशन को, तो यह यूनेस्को के अंडर में कार्य करता है, यानी यूनेस्को भी जो विश्व धरोहर को मान्यता प्रदान करता है उसी के अकॉर्डिंग ये भी चलता है। और 1981 में इंडिया इसका सदस्य बनता है और चिल्का लेक पहला रामसर स्थल भारत का घोषित किया जाता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आर्द्र भूमि के बारे में। तो आर्द्र भूमि वे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो मौसमी या स्थायी रूप से जल या संतृप्त या भरे हुए होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आर्द्र भूमि ऐसी भूमि है जहां जल से भरा होता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि जहां जल काफी मात्रा में भरा हुआ है और काफी ज्यादा है, वहां पास काफी पक्षी हो गए, जीव जंतु हो गए, या पारिस्थितिक तंत्र में हमारे जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, तो उसे ही हम आर्द्र भूमि कहते हैं। अब इसमें मैंग्रोव आ सकते हैं, दलदली एरिया आ सकता है, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, धान या चावल के खेत, प्रवाल भित्तियां जिसे कोरल रीफ भी कहा जाता है, समुद्री क्षेत्र जहां निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते हैं, तथा इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्र भूमियां जैसे अपशिष्ट जल उपचारित जलाशय, यानी मानव ने अगर कोई जलाशय बनाया हुआ है तो वो भी आर्द्र भूमि की कैटेगरी में आता है। यद्यपि जो आर्द्र भूमियां वह भू सतह का लगभग 6% हिस्से को ही कवर करते हैं, लेकिन जो जानवरों की प्रजातियां या विभिन्न स्पीसीज हैं वो 40% आर्द्र भूमियों में ही पाई जाती हैं। और पहली बार आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया था, और 2 फरवरी 1971 को, चूंकि एक तरह से हमने इसको कन्वेंशन किया हुआ था, रामसर कन्वेंशन, इसीलिए 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2024 की जो आर्द्र जो थीम है हमारी रामसर कन्वेंशन की, वह आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है। अगर हम बात करें विश्व लेवल पर रामसर साइट्स के बारे में, तो विश्व का पहला रामसर स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 1974 में इसे घोषित किया गया था। और सबसे बड़ी साइटों की बात करें तो ब्राजील में रियो निग्रो है, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में गिनी तुम्बा मेंडोम्बे, और कनाडा में क्वीन मॉड खाड़ी है। वहीं अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा साइट्स या रामसर साइट्स किसके पास है, तो यूनाइटेड किंगडम के पास 175 है। उसके बाद 142 रामसर साइट्स किसके पास है, मैक्सिको के पास है। वहीं अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात किया जाए तो बोलीविया के पास लगभग 1,48,000 वर्ग किलोमीटर का आर्द्र भूमि क्षेत्र फैला हुआ है। उसी के बाद कनाडा, चाड और कांगो और रूसी संघ देश के पास भी 1 लाख या उससे अधिक का संरक्षण प्रदान किया गया है। अगर हम भारत के दृष्टि से देखें तो भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और यह कार्य जो भारत में रामसर साइट्स की घोषणा करने का किया जाता है, वह केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में, यानी जिस दिन आज ये वीडियो शूट हो रहा है, उस दिन भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 है, और यह भारत में 18 राज्यों में फैली हुई है। विश्व में अगर सबसे अधिक रामसर स्थल की बात किया जाए तो यूनाइटेड किंगडम में 175 है, और भारत में चूंकि 1 फरवरी 1982 से चीन लागू हुई थी, तो भारत का सबसे पहला जो रामसर स्थल है और सबसे पुराना भी कहा जा सकता है, उड़ीसा में चिल्का झील या चिल्का लेक है। और सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन है। दोस्तों बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सबसे पुराना जो है वह चिल्का झील है और पहला, लेकिन सबसे बड़े की अगर बात की जाएगी तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। और वहीं सबसे छोटे की बात की जाएगी तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, तो वर्तमान समय में तमिलनाडु में 18 साइटें हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 साइटें आती हैं। अगर हम इसके महत्व की बात कर लें कि रामसर साइट्स या जो आर्द्र भूमियां हैं इनकी क्या महत्व है, तो सबसे पहला महत्व इसका आ जाता है कि यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायक होती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आर्द्र भूमियां जलवायु और भूमि उपयोग मध्यस्थ में जो ग्रीन हाउस गैसेस, GHG का मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करने और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सक्रिय रूप से एकत्र करने की क्षमता को बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता को स्थिर रखने में मदद करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है,
तो आर्द्र भूमियां इन सबको कंट्रोल करके रखती हैं। कार्बन संग्रहण, आर्द्र भूमियां कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने के बजाय अपने वृक्ष समुदायों और मृदा के भीतर संग्रहित करती हैं। यानी जो आर्द्र भूमियां होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करती बल्कि उसको अपने अंदर खींच करके रखती है ताकि मानव जीवन अस्त व्यस्त ना हो। पीटलैंड का महत्व हो गया। पीटलैंड दुनिया की भूमि सतह का सिर्फ 3% हिस्सा, यानी अगर 100% बात किया तो 3% बहुत कम है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कार्बन भंडारों में से यह एक है, जो भारत में काफी ज्यादा विरल है और इसका पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग, जो हमारी वेटलैंड है या फिर रामसर स्थल है, वह लगभग लाखों करोड़ों प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं और उनके लिए यह संरक्षण का कार्य करते हैं, क्योंकि वहीं पास ये लोग रहते हैं। यानी जो पक्षी हैं बाहर से आते हैं वो यहीं पास अपना घर बनाते हैं या फिर अपना घोंसला बनाते हैं, वहीं पास रहते हैं। सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व भी इसका है। मणिपुर में लोकटक झील स्थानीय लोगों द्वारा इमा या मां के रूप में पूजनीय है, जबकि सिक्किम की खेचोपलरी झील इच्छा पूरी करने वाली झील के रूप में लोकप्रिय है। कश्मीर की डल झील हो गई, हिमाचल में खज्जियार झील, उत्तराखंड में नैनीताल झील और तमिलनाडु में कोडाईकनाल लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो इस तरह से जो आर्द्र भूमियां हैं या फिर रामसर स्थल, उनके काफी ज्यादा महत्व भी हैं। अब चूंकि महत्व है और मानव इसका लगातार दुरुपयोग भी कर रहा है, तो इससे क्या क्या खतरा हो सकता है। तो सबसे पहला जो खतरा है आर्द्र भूमियों के लिए वह मानव गतिविधियों से ही है। मानव ही सबसे ज्यादा किसी भी संसाधन का जो प्रकृति ने हमें दिया है उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक तंत्र को मानव गतिविधियों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे अधिक खतरा माना जा रहा है। वहीं दूसरा खतरा अगर देखा जाए तो नगरीकरण, क्योंकि लोग अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं और घर जरूरी भी है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, उन क्षेत्रों को भी नष्ट करके वहां आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक सुविधाओं के लिए अपना विकास करना, इससे हमारे जो आर्द्र भूमियां हैं, हमारे इकोसिस्टम है, उसको खतरा पैदा हो रहा है। तीसरी चीज है जलवायु परिवर्तन, जो वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण कारण है आर्द्र भूमि या फिर पर्यावरण को असंतुलित करने का, वह जलवायु परिवर्तन ही है। तो जलवायु परिवर्तन जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा में बदलाव, तूफान, सूखा और बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि, ये भी आर्द्र भूमि को प्रभावित कर रही हैं। तो इन सब कारकों को अगर हम कंट्रोल करके रखेंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में हमारी आर्द्र भूमि संरक्षित रहेगी और मानव जीवन अच्छे से रहेगा। नहीं तो आए दिन कहीं बादल फटता है, कहीं कुछ होता है, तो लैंडस्लाइड होती, तो यही समस्याएं देखने को मिलेगी क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या चीजें आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु पहल की गई है। तो वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के रूप में एक पहल की गई है और यह एक ऐसा तंत्र है जिसे 1990 में ही शुरू किया गया है। सोचिए 1971 से ये चीजें शुरू हुई और 20 साल लगभग होने के बाद ही आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु पहल करना पड़ रहा है, यानी मानव कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग कर रहा है। तो 1990 में इसे शुरू किया गया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को और यह रामसर सलाहकार मिशन से जुड़ा हुआ है। यह उन रामसर साइट की सूची का रजिस्टर है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी ऐसे रामसर साइट से ऐसे आर्द्र भूमियां जो काफी ज्यादा खतरे में है उन पर ध्यान देने के लिए इसे वो किया जाता है। इसी चीज को लेकर के 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को आर्द्र भूमि और रामसर साइट के बारे में अच्छे से अवेयर किया जा सके और वह इसके दुरुपयोग को रोके। मानव ही दुरुपयोग कर रहा है तो मानव ही इसको रोक सकता है। अब वही बात करें अगर राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या पहल की गई है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 बनाया गया है जिसके तहत आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है। जलीय क्षेत्रों के लिए भी संरक्षण के लिए जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना बनाई गई है। वहीं राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम बनाया गया है जिसे ये माना जाता है कि कमजोर मतलब इसके अंतर्गत जो कमजोर आर्द्र भूमि पारिस्थितिक प्रणालियों के खतरे से निपटने और उनको संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1985 में लॉन्च किया गया था। यानी इसे 1985 में किस लिए लॉन्च किया गया था कि जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र की आर्द्र भूमियां हैं उनका खतरा कम किया जाए और उनके संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो यही खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें
और इसी तरह के और वीडियोस भी हम बनाते रहेंगे और इससे और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अनदर वीडियोस के लिए। धन्यवाद।